सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो हम इसरो के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसरो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था सीएस का 2023 का इसरो का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और इसके पहले हमने पेपर को एनालिसिस भी किया है कि कौन से चैप्टर से कौन कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे। और उसके अलावा हम टीओसी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस जो इसरो में पूछे गए थे हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो पूरा एनालिसिस भी, और लिंक में आपको पेपर भी मिल रहा होगा इसरो का, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है। यदि आपको स्पीड स्लो लगे तो आप 2x 1.5x अपने हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसरो में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आए थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, प्लस 3 क्वेश्चन आए थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 10 थे। 10 मतलब समझ रहे हो, वेटेज। ठीक है। 85 क्वेश्चन होते हैं सीएस के और प्लस 15 क्वेश्चन होते हैं एफटी के। तो 85 में से 10 क्वेश्चन आए थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो वेटेज काफी हाई है यार, देख सकते हो तुम। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है। ये जो मेरा पेपर था वो सेट सी था, सेट सी का पेपर है मेरा। मैंने इसरो का पेपर दिया था। और सेट सी में जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो है पहला क्वेश्चन अपने सीरीज में। ठीक है। तो हिंदी में भी दिया होता है क्वेश्चन, आपको अगर देखना हो हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में भी दिया होता है, तो इंग्लिश ज्यादा बेटर होगी। सो गिवन पी इज अ मैट्रिक्स। ठीक है। पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। पी का जो वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स का वो देख लेते हैं अपन। तो पी क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 3 2 1 4 और 4 0 3 1। ठीक है। 6 4 2 8 और 2 5 1 3। ठीक है। तो ये पेपर, ये क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में गलत हो गया था यार, ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दिमाग नहीं चलता है। ठीक है। तो आगे क्या है क्वेश्चन वो पढ़ते पहले। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ई डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पी। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, वो हमें बताना है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इनडिटर्मिनेंट। ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नेगेटिव, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज जीरो, नन ऑफ द अबव। तो यार देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अपने अपने मेथड्स हो सकते हैं। मैं क्या किया था, मैंने सीधे डिटर्मिनेंट निकालना चालू कर दिया था। मैं सोचा कि कौन दिमाग लगाए वहां पे एग्जाम में, बट वो एक गलत अप्रोच थी उस टाइम पे। ठीक है। अब मुझे समझ में आया कि ये अप्रोच आपको कैसी रखनी थी। देखो, सबसे पहले जब इतना बड़ा रिटर्न आपको मैट्रिक्स दे देता है, कोई 4x4 का मैट्रिक्स है, तो आपसे निकालने में मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को? देखो, सबसे पहले रो कॉलम में कुछ गेम चला के देख लो, क्या कुछ चीजें बदल सकती है क्या? क्या मैं 3 4 0 बना सकता हूँ, 3 0 बना सकता हूँ क्या? उस तरह में क्या होगा, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप रो कॉलम्स को ऐड करके देख लो एक बार, कि रो कॉलम्स को ऐड करके आपस में कुछ गेम बना सकता हूँ क्या। तो ऐसे दिमाग लगा के और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो ये मेरी, अगर मैं इसको कॉलम 1 बोलता हूँ, कॉलम 2 बोलता हूँ, और इसको कॉलम 3 बोलता हूँ, कॉलम 4 बोलता हूँ। यदि मैं ऑब्जर्वेशन लगाता हूँ, ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, और कॉलम 1 में चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है। तो कॉलम 1 में डालना है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इन दोनों को जोड़ के। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और कॉलम 2 में चेंजेस हम कर नहीं रहे हैं, तो 2 0 4 5 हो जाएगा। ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो तुम कर सकते हो C3 में मैं डाल दूं C3 प्लस C4। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे से गलत हो गया था, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो C3 में डाल रहे हैं C3 प्लस C4, तो ये कितना हो गया? 5, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 4। ठीक है। ये हो गया 4। अब यहाँ पे तुम 4 1 8 3 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। समझ में आई बात? अब तुम क्या करो, तुम एक चीज कर सकते हो, इन दोनों को माइनस कर सकते हो। इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे 0 बन जाएगा, एक यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0, और यहाँ पे एक 3 बन जाएगा। उसके बाद तुम 3 को लेके अगर एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ पी जो आएगा वो आएगा 0। तो आगे तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा बताना एक मेथड था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर था डिटरमिनेंट ऑफ पी 0। आगे सॉल्व कर लेना, इसको इसमें माइनस कर देना। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो मैं करके दिखा देता हूँ माइनस। ठीक है।
अब C1 में डाल देता हूँ मैं C1 माइनस C3, तो C1 में डालोगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, 7 में से 4 रहेगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा 2 0 4 5, ये हो जाएगा 5 4 10 4, ये हो जाएगा 4 1 8 3। ठीक है, इसको लेके एक्सपेंड कर दोगे इस वाले कॉलम को तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को पकड़ के। तो डिटर्मिनेंट तो यार पढ़ते आए हो 11th 12th से, तो ठीक है क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। तो क्वेश्चंस ये थोड़ा इजी था, है ना, इजी लेवल का था, बट थोड़ा सा एग्जाम में वही है कि टाइम कम होता है तो दिमाग लगाने का थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट फिर भी किसी के दिमाग में चमक जाए तो जल्दी हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अपन। द मिनिमम नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू इवेल्यूट द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो एफ जेड दिया हुआ है, एफ जेड दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 8x³ प्लस 3z प्लस 12। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एक प्लस होता है, ठीक है, एक माइनस होता है, एक डिवाइड होता है, और एक मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और एक मॉडुलो बोल सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगे थे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, देखो ये लिखा हुआ है 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू जेड प्लस 12, ऐसे करके मैंने सॉल्व किया था, तो आंसर कितना आया था, 6 आया था। यहाँ पे तुम काउंट कर सकते हो, मैंने एग्जाम में काउंट किया था, बट इन्होंने इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे मतलब बेहतरीन क्वेश्चन, थ्योरेटिकल ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है ये, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ग्राफ थ्योरी का। इस क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करेंगे चारों पॉइंट्स को, तो बढ़िया ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन कौन से ट्रू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं पॉइंट नंबर 1 को, पॉइंट नंबर 1 को उठाते हैं। In a graph G with n vertices and e edges, sum of degrees of vertices is equal to 2e। तो वो बोल रहा है जितनी भी डिग्रीज हैं, सम ऑफ डिग्रीज मतलब समेशन ऑफ डिग्रीज, समेशन ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू 2, e होता है। ठीक है, ये बोल रहा है इन अ ग्राफ जी। देखो यहाँ पे इन अ ग्राफ बोल रहा है, तो ग्राफ क्या हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए केवल। देखो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ है, ये ग्राफ डायरेक्टेड, बट अगर ऐसा है बिना किसी डायरेक्शन के, ये होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ट्रू होता है। डिग्री क्या होती है, डिग्री पता होना चाहिए, इस बैटिक्स की डिग्री कितनी है, इस बैटिक्स से कितनी एजेस जा रही है, तो कितनी है 2, इस बैटिक्स से कितनी जा रही है 2, इस बैटिक्स से कितनी जा रही है 2, इससे कितनी जा रही है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे सारी डिग्रीज तो 8 आएगा, और 8 कितना है, सम ऑफ डिग्रीज 2 इंटू 4, 4 एजेस है इसमें, तो 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें देखोगे इसमें कितनी डिग्री है, इसकी 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, कितनी एजेस जा रही है, इससे कितनी जा रही है, अगर इसका डायरेक्शन मैं ऐसे बना देता हूँ तो 2, इससे कितनी जा रही है 1, तो सम ऑफ डिग्रीज 2 ही है क्या, नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है किसके लिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो ये काफी एम्बिगियस क्वेश्चन हुआ, तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत हुआ। देख लो मैं नन ऑफ द लगाया हूँ एग्जाम में, और मेरा सही भी है, आंसर ये दिया उन्होंने। तो ये किसके लिए, केवल अनडायरेक्टेड के लिए। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये स्टेटमेंट जो होता है फॉल्स होता है, इन्होंने केवल ग्राफ दे रखा है, अनडायरेक्टेड नहीं दे रखा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, कैसे सॉल्व करना था, कैसे एलिमिनेट करना होता है आंसर, है ना, ऑप्शंस। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट काफी अच्छा है, काफी शानदार लग रहा है मुझे दूसरा पॉइंट, कि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो काफी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं अपने आप को। ठीक है, बोल रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ कैन नेवर बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द ग्राफ। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी और रेडियस होता क्या है वो जानो, फिर बताते हैं कि क्या हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, एक ग्राफ का एग्जांपल लेंगे, बहुत सिंपल ग्राफ का एग्जांपल। ऐसा ग्राफ का एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, ये ग्राफ का हमने एक एग्जांपल ले लिया, और ये सारे क्या है, बैटिसेस हैं। इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है, इसका एफ है। ठीक है, तो देखो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसेंट्रिसिटी, रेडियस, और एक चीज होती है डायामीटर। ठीक है, तो एक चीज होती है डायामीटर और एक चीज होती है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी और एक चीज होती है रेडियस। तीनों चीजों को जानते हैं पहले ये होती क्या है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजिली। ठीक है, देखो डायामीटर क्या है। ठीक है, डायामीटर
सबसे पहले जानो कि डायमीटर प्रॉपर्टी किसी है। देखो ग्राफ में क्या क्या होता है, वर्टिक्स होते हैं, एजेस होते हैं और एक खुद ग्राफ होता है। तो ग्राफ में क्या है, वर्टिक्स है और एजेस हैं और एक ग्राफ खुद है, ठीक है, तीन चीजें होती हैं ग्राफ में। तो डायमीटर जो प्रॉपर्टी है वो होती है ग्राफ की, किसकी होती है, ग्राफ की, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी क्या जो प्रॉपर्टी है वो होती है किसी भी पर्टिकुलर वर्टिक्स की, ठीक है। और रेडियस पे आते हैं, रेडियस पे बात करेंगे। तो डायमीटर एक प्रॉपर्टी है ग्राफ की, और जो तुम्हारी ये इसेंट्रिसिटी है वो प्रॉपर्टी है वर्टिक्स की। अब डायमीटर होता क्या है वो समझो। किसी भी एक वर्टिक्स को पकड़ो, सारे वर्टिक्स में से किसी भी एक वर्टिक्स में वो दूसरे वर्टिक्स से कितना दूर है, कितने उस किसी भी वर्टिक्स की दूसरे वर्टिक्स से दूरी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम। मतलब इस ग्राफ में जितने भी वर्टिक्स हैं वो दो ऐसे वर्टिक्स होंगे जो आपस में बहुत दूर होंगे, आपस में उनसे दूरी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि 6 लोग हैं, 6 लोगों में 2 लोगों में से सबसे ज्यादा दूरी किन में है, वो कहलाती है डायमीटर, वो लेंथ कहलाती है डायमीटर। अब अगर तुम बोलो कि ए और डी के बीच की दूरी, तो ए और डी हम इस रास्ते से जा सकते हैं, कोई बोले इस रास्ते से, तो क्यों जाना है दूरी, हमें जाना है इस दूरी से। तो ए और डी के बीच की दूरी कितनी है, 2 है, ठीक है। अब तुमसे कोई बोले बी और एफ, तो बी और एफ जाने के लिए भी 2 है, बी और ई जाने के लिए भी 1 और 2 है। अब कोई तुमसे बोले सी और एफ जाना है, सी और एफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है, एक तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा सकते हो, तो कितनी दूरी है, 3। एक तो ऐसे 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 जा सकते हो, लेकिन क्यों जाना, जब मुझे 3 में मिल रहा है। तो दूरी हमें मिनिमम रखती है, तो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम दूरी जो होती है वो होती है डायमीटर। तो सी और एफ जाने के लिए जो मैक्सिमम दूरी है वो क्या है, 3 है, और 3 इज डायमीटर। तो ग्राफ में जितने भी वर्टिक्स हैं वो आपस में कितनी मैक्सिमम दूरी मेंटेन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है। तो ये होता है डायमीटर। अब इसेंट्रिसिटी जानो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वर्टिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ग्राफ में तो हम सारे वर्टिक्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन इसेंट्रिसिटी एक पर्टिकुलर वर्टिक्स की प्रॉपर्टी होती है। उसका मतलब क्या है, समझो इधर देखो। सपोज दैट मैं ए को पकड़ता हूँ, वर्टिक्स ए को पकड़ता हूँ, तो ए किसी भी पर्टिकुलर वर्टिक्स से कितना दूर हो सकता है, ए किसी भी वर्टिक्स से कितना दूर हो सकता है। तो ए एफ से 1 दूरी पे है, बी से 1 दूरी पे है, सी से 2 दूरी पे है, डी से 2 दूरी पे है, और ई पे भी 2 दूरी पे है। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ऑफ ए जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आई। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ सी निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ सी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ सी क्या होगा, मैक्सिमम दूरी बी से 1 हो सकती है, ए से 2 हो सकती है, डी से 1, एफ से ई से 2, और एफ से 3 होगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ ई सी कितना है, 3। ऐसे तुम सारी इसेंट्रिसिटी निकाल लो, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ सारी, तो सारी निकाल लो, ए बी की भी निकाल लेते हैं। बी कितना दूर हो सकता है मैक्सिमम किसी से, तो ई से 2 दूरी पे, एफ से 2 दूरी, ए 2, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ बी इज 2। सी कितना, सी का हमने निकाल लिया है। अब बचा डी, डी कितना दूर हो सकता है, ए से 2 दूरी पे, सब 2 ही होगा इसका भी। और इसेंट्रिसिटी ऑफ ई भी निकाल सकते हो, ठीक है। ई, ई कितना दूर हो सकता है किसी से, ई हो सकता है 2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम हो सकता है, 2 पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ एफ जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गई इसेंट्रिसिटी सारे वर्टिक्स की, ठीक है। तो हमने जो डायमीटर देखा था वो प्रॉपर्टी थी ग्राफ की, बट इसेंट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्टिक्स की है। तो हमने सारी इसेंट्रिसिटी निकाल ली सारे वर्टिक्स की। अब आते हैं रेडियस पे। अब रेडियस क्या होता है, इन सब का मिनिमम जो होता है वो होता है रेडियस। तो मिनिमम कितना है, 2। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 2, ठीक है। रेडियस यहाँ पे कितना आ गया, 2, रेडियस इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो था, इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ कैन नेवर बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ग्राफ, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ, देखो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी जो है प्रॉपर्टी है वर्टेक्स की, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आंसर दे ही नहीं सकते मेरे हिसाब से, इसको मतलब इसेंट्रिसिटी प्रॉपर्टी जब एक वर्टेक्स की है तो ग्राफ के बारे में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि बात करें नेवर बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ग्राफ, तो हो भी सकती है, क्यों, देखो अगर ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल ए बी सी डी, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ ए यहाँ पे मैक्सिमम कितना दूरी है, 2 है, बी कितना है, 2 है, सी कितना है, 2 है, डी कितना है, 2 है इसेंट्रिसिटी, अब मिनिमम कितना है, 2 है। तो इक्वल तो हो सकती है, बट ये स्टेटमेंट थोड़ा एम्बिगुअस टाइप में है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की होती है, और रेडियस तो उन सबका मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने गलत एलिमिनेट किया था वहां पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, गर्थ ऑफ अ ग्राफ इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ द ग्राफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गर्थ की ये डेफिनेशन ही होती है। जैसे मान लो ये है तुम्हारा एक, ठीक है, ये ग्राफ है, तो गर्थ क्या होता है,
ये टोटल नंबर ऑफ एजेस इन शॉर्टेस्ट साइकिल होता है, तो यह एक गर्थ कितनी होगी ग्राफ की 3 होगी, ठीक है, खत्म, स्टेटमेंट ट्रू है। ग्राफ विद इक्वल डिग्रीज फॉर ऑल वर्टेक्स इज मल्टीग्राफ, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि उसको बोलते हैं रेगुलर ग्राफ, ये होती है डेफिनेशन ऑफ द रेगुलर ग्राफ, ठीक है। तो इसका आंसर जो था केवल 3 सही था मेरे हिसाब से, और बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ये एलिमिनेट करने वाला था, जिसको थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा अच्छी है, जिसकी नॉलेज ज्यादा है, वो इसको सॉल्व कर पाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ देयर आर 5 फेसेस, ये भी ग्राफ थ्योरी का ही है, ये भी ग्राफ थ्योरी का था। इफ देयर आर 5 फेसेस एंड 9 वर्टिसेस, तो फेसेस कितना दिया हुआ है 5 और 9 वर्टिसेस दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। एन अनडायरेक्टेड प्लेनर ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस इज, तो एक फॉर्मूला होता है यार n माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। इस किसके लिए होता है, अनडायरेक्टेड प्लेनर ग्राफ के लिए होता है, और कनेक्टेड भी होना चाहिए ग्राफ। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 9 माइनस ई प्लस एफ 5 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे e की वैल्यू तो 14 माइनस 2 दैट इज 12 इज आंसर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यूलर्स फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन था, जस्ट पुट करो वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी का ये क्वेश्चन काफी आसान था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, और ये क्वेश्चन भी मेरे से गलत हो गया था जल्दी जल्दी में, बेसिक क्वेश्चन गलत हुए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है इसरो में, एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ बैग कंटेन 6 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स जो है कितनी है, ब्लू इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है। और व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल है तुम्हारी 5, और येलो बॉल कितनी है, वो है ब्लू कितनी है 6, ओके, ब्लू आर 6, क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से। व्हाइट बॉल्स है 5 और येलो बॉल्स कितनी है 4, तो हमारे पास 6 नीली गेंदे हैं, 5 सफेद गेंदे हैं, और 4 जो है हमारे पास पीली गेंदे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड इफ अ बॉल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज, तो हम क्या बोलते हैं, एक टोकरी है हमारे पास और 6 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो ब्लू बॉल्स है तो ब्लू से कर लेते हैं 6 को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 6 ब्लू बॉल्स हो गई, और 5 व्हाइट बॉल्स हो गई, और 4 क्या हो गई, येलो बॉल्स। तो ये सारी बॉल्स एक टोकरी में पड़ी हुई हैं, और एक रैंडम बॉल हम निकालते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो बॉल व्हाइट बॉल ना हो। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे बॉल्स कितनी है, यहाँ पे हो जाएंगी तुम्हारी 6 4 10 15 है, ठीक है टोटल। और व्हाइट आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, यहाँ पे तुम प्रोबेबिलिटी देखो तो कितनी हो सकती है, व्हाइट कितनी है तुम्हारी 5, तो 5 हो सकती है, तो 1/3 यहाँ पे ये व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है, ना आने की 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला है मैकॉफ्स साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ अ प्रोग्राम कंट्रोल ग्राफ जी with e edges and nodes a p disconnected paths is defined at e minus n plus 2p होता है, ठीक है। e minus n plus 2p होता है ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ये किसके लिए होता है, देखो एक प्रोग्राम कंट्रोल है, ठीक है, ऐसा एक मतलब फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ये होता है, ठीक है। सो लेट मी चेक द आंसर, एम आई राइट कि यही होता है या नहीं, तो एक बार मुझे आंसर चेक करने दो ये वाला, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो मेरे पास आंसर की भी है, उन्होंने आंसर क्या दे रखा था, मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए, मैकॉप्स वाला 61, ठीक है। उन्होंने बी एंड सी दे रखा है बट ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विथ एन वर्टिसेस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विथ एन वर्टिसेस, ठीक है। तो हमारे पास एन वर्टिक्स है, एन मैट्रिक्स, तो एन को मैं अभी 5 ले लेता हूं, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हो सकते हैं एन मैट्रिक्स से, ठीक है। तो एक बात देखो, पहले सिंपल ग्राफ होता क्या, सिंपल ग्राफ मतलब ऐसे केवल सिंपल एजेस हो आपस में, ऐसे नहीं कि ऐसी भी एक एज हो ऐसी भी एक एज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल ग्राफ, ठीक। तो ये एग्जांपल अभी अपन 4 मैट्रिक्स का लेके देखते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, चलो। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिया 3 मैट्रिक्स लेते हैं पहले, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ हो सकते हैं, तो सिंपल ग्राफ
एक तो यही हो गया मेरा, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एजेस मत रखूँ, और एक ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसमें एजेस रखूँ। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, ठीक है। तो मेरे पास n अगर वर्टिक्स हैं, तो मैं आपस में एजेस रखने के लिए कितने, मतलब ऑप्शन है मेरे पास 2, तो मैं दो वर्टिक्स के बीच एज रखने के लिए कितने वेज में चूज कर सकता हूँ, 2 वेज में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस होंगी, नंबर ऑफ एजेस वो कितनी हो जाएगी, nc2। दो वर्टिक्स में आपस में एज होने की जो मतलब जो ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्टिक्स n है, और आप जो एजेस होगी मैक्सिमम वो होगी nc2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो इतनी नंबर ऑफ एजेस हो सकती है। एजेस कितनी हो सकती है एक सिंपल ग्राफ में, n इंटू एन माइनस 1 बाय 2। अब इन एजेस में से मैं एज कोई भी एज लूं या ना लूं, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, इस एज को लूं या ना लूं, इसको लूं या ना लूं। तो टू ऑप्शंस मतलब इस लू या ना लू मतलब 2 पावर n इंटू एन माइनस 1 बाय 2, बेसिक परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन सही था मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। 10 क्वेश्चन थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, इसलिए टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, तो 2x में देख लो। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी हुज ऑर्डर्स आर m क्रॉस m एंड n क्रॉस p रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू n, और एक मैट्रिक्स है सो ये क्या हो गया, फिर से करते हैं स्टार्टिंग से इस वाले क्वेश्चन को। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो इसमें जो नंबर ऑफ, ये होता है रोज, ये होता है कॉलम्स, ये होता है रोज, ये होता है कॉलम्स। तो पहले में कॉलम्स का जो नंबर होता है, यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं उसका बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के बराबर, ठीक है, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 लूप्स रखते हैं यार, एक m तक चलता है, एक n तक, एक p तक। तो m n p आंसर है इसका, 3 लूप्स होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो डायरेक्ट आंसर m n p, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है। Which of the following is not connective of first order logic with reference to AI artificial intelligence? तो ये होता है and या और not, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का सिंबल नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर था सी। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड bayesian नेटवर्क कंटेन्स, तो जो हाइब्रिड bayesian नेटवर्क होता है, देखो हाइब्रिड नाम से पता चल रहा है वो बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल को कंटेन करता है। हाइब्रिड मतलब दोनों को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए लास्ट में, बाकी क्वेश्चन तो काफी अच्छे थे मैथमेटिक्स में। तो थोड़े से टफ भी क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, और सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मैथमेटिक्स का। प्रीवियस वीडियो में देख लो, नेक्स्ट में हम और क्वेश्चंस लाएंगे और सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।